डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, इट्स स्कोप एंड इट्स हिस्ट्री। मीन्स हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों डिस्कस करते हैं, ऐसी क्या वजह है, और बायोकेमिस्ट्री को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री खुद क्या है, ये कहाँ से वजूद में आई थी, फर्स्ट कौन था जिसने बायोकेमिस्ट्री को स्टडी किया था, कहाँ से ये डेवलप हुई थी, और बेटे अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसकी नेक्स्ट फील्ड कौन सी होंगी। आज के लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। बायोकेमिस्ट्री बेटे सिंपली इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री यू नो वेल अबाउट केमिस्ट्री। तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री बेटे मेडिकल साइंसेज की वो ब्रांच है। मेडिकल साइंसेज में से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बायो से रेलिवेंट जो फील्ड्स होती हैं उसे हम मेडिकल की फील्ड कहते हैं। दैट्स वाई दिस इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that seeks to describe structure, organization and function of living matter in molecular terms। अब ये जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है बेटे, सिंपली मैंने आपको बताया था इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसको 3 प्रिंसिपल एरियाज में हम डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म एंड केमिस्ट्री ऑफ मोलेकुलर जेनेटिक्स। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री मींस हमारे पास जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, कौन से मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म हमारे पास बेटे वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी यानी कि जो प्रीवियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके उनकी न्यू मॉलिक्यूल्स बने, यानी और या फिर हमारे पास कोई पहले ही लार्जर मॉलिक्यूल हो और वो ब्रेक डाउन हो और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए और उसके नतीजे में हमें एनर्जी दे दे एटीपी की फॉर्म में। एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी का यूनिट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी में कह रही हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। थर्ड एरिया हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को। जीन्स क्या है बेटे, जीन्स जो है ये हमारे पास हेरिडिटी यूनिट है, यानी कि ये हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर करवाते हैं। तो इनको हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस स्टडी को करने की, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने में, क्योंकि बेटे अगर आप बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हो तो फिर आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट का पता चल जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इंजाइम्स वगैरह। इसके अलावा अब आपके पास इंजाइम का नेम आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी नहीं करेंगे तो बेटे हमें इंजाइम्स की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनिंग के बारे में पता नहीं चलेगा कि किस तरह से वो एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है बेटे आपको पता है जो भी हम ग़िज़ा वगैरह लेते हैं वो सारी हमारी न्यूट्रिशन का हिस्सा है, जो चीज़ें हम खाते हैं जिससे हम एनर्जी जो है ऑब्टेन करते हैं और उस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस में यूटिलाइज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमें समझ आ जाती है अगर हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ना बेटे समटाइम्स हम डाइट हम कह रहे होते हैं कि हमने इतना ज़्यादा खाना खाया है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भूख नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं होती। न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली हम बैलेंस्ड डाइट को कहते हैं। तो हमारी जो बैलेंस्ड डाइट वो ऐसी डाइट होती है जिसमें वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जो कि आपको की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमें समझ आती है बायोकेमिस्ट्री से। ये डिफरेंट डिफाइंस दी हुई है बायोकेमिस्ट्री की, आपको इसी भी 2 कर लें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। मैंने डिफरेंट लिखी हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि किस किस टर्म्स में जो यानी कि बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया गया है। अब ये जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है बेटे सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास सेल है, सेल ऐसे बेटे किसी भी हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिससे हमारी जो बॉडी है वो मिलकर बनी हुई है। मींस जो सेल है वो हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। अब वो कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, वो कंपाउंड बना देंगे। और जब हमारे पास बेटे कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल के बाद आ जाता है मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के बाद आपके पास आ जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड्स बेटे जब आपस में मिलती हैं तो आपके पास ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम, अब जैसे कि हमारे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक को हजम करने वाला जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला जो सिस्टम है जिसके जरिए से यानी कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जब सारे सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो बेटे वो इंडिविजुअल यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब आपको पता ही है फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो सोसाइटी में रहता है और उसका पार्ट बन जाता है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्शन करता है। इससे पता चला कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट सेल है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री को, द साइंस कंसर्न्ड विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एटम से जाके बेटे आगे इब्तदा हो रही है। एटम ने जाके एलिमेंट्स बनाए थे, उनसे जाके हमारे पास सेल बना था। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो पहले आती है, बायो केमिस्ट्री के बाद आती है। क्यों? क्योंकि डिस्कवर तो नो डाउट पहले सेल की हुई थी, बाद में जाके कहीं एटम डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये है कि हमारे पास एटम कंबाइन होंगे तो वो सेल बनाएंगे। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री ऐसी साइंस है दैट इज कंसर्न विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड विद द रिएक्शंस एंड दे अंडरगो, यानी कि ऐसे ये रिएक्शंस को स्टडी करती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग सेल्स के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस पे। बायोकेमिकल रिएक्शंस बेटे ऐसे रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, जैसा कि हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हो रहा है हमारे अंदर, यानी कि हम जो खुराक लेके जा रहे हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो फिर ब्लड के साथ उसकी मिक्सिंग होती है और फिर वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो फिर ये सारे हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना। बायोकेमिकल रिएक्शन यानी हो ही इंसानों के अंदर ही रही है, हो ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रही है, लेकिन है ये केमिकल रिएक्शंस। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये आपके पास डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, कार्बन साइकिल होता है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स वगैरह। तो फिर ये सारे क्या है? ये सारे वही बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन जाते हैं, लिविंग बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं और फिर वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। बायोकेमिस्ट्री हैज बिकम द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ऑल बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि अब हमारे पास कोई भी माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं? बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री को सबसे पहले कार्ल अलेक्जेंडर ने जो है स्टडी किया था 1903 में। उसने हमें बताया था कि हमारे इंसान के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस हो रहे होते हैं, जब उसने उन प्रोसेसेस को यानी कि स्टडी किया और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिर्फ बेटे इंसानों के अंदर ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स, उनके अंदर भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आप लोगों ने क्लोरोफिल का नेम सुना होगा। क्लोरोफिल बेटे ऐसा हमारे पास ये मटेरियल है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये उनके फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। आप लोगों ने सुना होगा जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो वो इस कंपोनेंट की वजह से, इस क्लोरोफिल की वजह से अपनी खुराक जो है वो बेटे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टफ बायोलॉजिकल टर्म्स इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप लोगों का बैकग्राउंड बायोलॉजी का है या मैथ्स का। अगर मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा, अगर ताकि सारे बच्चे बायोलॉजी के बैकग्राउंड के साथ हैं तो फिर मैं ज़्यादा मतलब बायोलॉजिकल लैंग्वेज आप लोगों के साथ यूज़ इजीली कर सकूंगी। अब एम क्या है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का, यानी कि स्कोप क्या है? हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का जो मेजर एम है दैट इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एट मोलेकुलर लेवल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द लिविंग सेल्स। यानी कि हमने बायोकेमिस्ट्री में हर उस मोलिकुलर लेवल को डिस्कस करना है जो कि हमारे सेल्स के साथ, जो हमारे लिविंग सेल्स के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सेल है, मैं कह रही हूँ कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होगी? कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यानी कि आपस में इंटर कन्वर्जन करेंगे और हमें एनर्जी दे देंगे? और अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे कोई भी एक, जैसे आप खुराक खाते हैं, रोटी हम लोग खाते हैं, अब वो कार्बोहाइड्रेट है ना।
कार्बोहाइड्रेट है, अब वो जाके कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्टिंग मॉलिक्यूल है, अब वो जाके सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन 7 है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है वो 14 है, तो मजीद ये जाके अब देखेंगे इनकी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो ब्रेक डाउन में सिंपली सिर्फ ये नहीं होता कि छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाए, इसके नतीजे में कुछ एनर्जी भी खारिज होती है। तो वो जो एनर्जी है वो हर एक सेल के लिए वो स्पेसिफिक उसकी क्वांटिटी होगी। मीन्स जो वर्किंग सेल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि मसल्स वगैरह हो गए, हमारे पास हार्ट है उसने हर टाइम काम करना होता है, ब्रेन ने हर टाइम काम करना होता है। तो ऐसे लिविंग सेल्स के का जो बेटे इनके जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे वो ज़्यादा फास्ट होंगे एज कम्पेयर टू द अदर सेल्स जिन्होंने वर्क जो है वो लेस करना होता है। इसके साथ हमने क्या करना है इसमें, हमारा क्या एम है, to achieve this objective, biochemists have sought to isolate the numerous molecules found in the cells, determine their structure and analyze how to function। यानी कि इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारे पास किस लिविंग सेल के किस सेल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कौन सा सेल है कि जिसको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर किसको मेंटेन रखा जा सकता है, किसमें यानी कि अगर ऐसे चेंजेस आ जाए तो फिर दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो बायोकेमिस्ट है उन्होंने हर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्टडी किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटे, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो, हमें अगर जब कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे सेल्स जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से वहाँ पे हीलिंग हो जाती है। ये जिसे हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर यानी कि कवरिंग, स्किन की कवरिंग दोबारा आ जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के एक्सीडेंट में ये लेग वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, बाजू वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, तो वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटे जिनमें दोबारा से रीजनरेट करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, वो मज़ीद यानी कि आपस में कंबाइन होकर दोबारा से एज सच शेप एज्यूम नहीं कर सकते जैसे वो एक बार यानी कि कर चुके थे। ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट, जेनेटिक्स है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है। ये बस मैंने आप लोगों के यानी कि नॉलेज के लिए लिखी है, इसको देख के इतना परेशान होइएगा, बस एक बार इसको देखना है, इतना याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है सच। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, ऑलमोस्ट हमारे पास 95 में से 25 जो एलिमेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल हैं, यानी कि वो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल हैं। और जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% ह्यूमन बॉडी यानी कि जो ह्यूमन सेल है उसका 99% बनाते हैं। और वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इन चीज़ों को आपको याद रखना लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल आपका बेसिक यूनिट है, तो सेल में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं जो कि आपकी लाइफ में वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। अब हमारे पास जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही होती है कार्बन के ऊपर, विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग थिंग। अगर हमारे पास कार्बन नहीं होगी तो लिविंग थिंग्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं होंगी। ये मैंने आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये हमारे पास प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, इसको ज़रा देख लें। इसमें यानी कि डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। अब ये जो दिखाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रियन, शायद आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आप को पहले बताया था कि हमारे अंदर जो भी खुराक हम खाते हैं वो जाके यानी कि उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये वाला जो पार्ट है सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये वाले प्रोसेसेस हो रहे होती हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग के। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बेटे पूरी लाइफ के साथ कंसर्न करती है, चाहे वो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, या यानी कि इतने माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म से लेके कम्प्लेक्स लेवल पे आ जाएं, तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो हर एक के साथ टच इन रहती है। इसलिए हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है इसका एक साउंड नॉलेज होना चाहिए, एंड ऑफ अदर रिलेटेड बेसिक डिसिप्लिन इज असेंशियल फॉर द रोटेशनल प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एंड रिलेटेड हेल्थ साइंसेज। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को समझे तो हमें बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री यानी कि इन सब का नॉलेज होना चाहिए। और इससे रेलिवेंट जो अदर फील्ड्स हैं उनके बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप बता सकती हैं।
यानी कि ये मेडिसिन वगैरह के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। टैबलेट्स के ऊपर क्वांटिटीज़ लिखी होती है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन से मॉलिक्यूल्स की कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो अगर आप बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए तो फिर आपको मेडिसिन का भी नॉलेज आता जाएगा। अब हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स क्या है बेटे? बायोमोलिक्यूल्स हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जो हमारी बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं बेटे? सबसे पहले हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन इज द प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास ये जो ब्रेड वगैरह हम खाते हैं, जो रोटी खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन, ये जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और थर्ड जो हमारे पास है बेटे वो लिपिड है। ये घी, ऑयल वगैरह, ये लिपिड्स की एग्जाम्पल है, ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ वन इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटे ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करेगा पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस। और इसके बाद ये जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल आए, ये इतने यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं प्रेजेंट होती एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, लेकिन हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि लिविंग बॉडी में इनका भी एक मेजर पोर्शन प्रेजेंट है वाइटामिन्स का। और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी के जरिए से डिफरेंट डिजीजेस भी हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। और हॉर्मोन्स भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी लिविंग बॉडी का। हॉर्मोन्स के बिना जो लाइफ है उसके प्रोसेसेस है वो रेगुलेट नहीं हो सकते। यानी कि अगर हमारे अंदर हॉर्मोन्स की डिस्टर्बेंस आ जाए तो कोई भी जो लाइफ का प्रोसेस है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एडीएच की। एडीएच बेटे आपके पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपको प्यास लगी हो, यानी कि जब आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाए तो ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। अब ये जब रिलीज होता है तो फिर यानी कि ये आपके अंदर एक एहसास पैदा कर देता है कि यू हैव टू ड्रिंक, यू हैव टू टेक वाटर। अगर ये नहीं होगा तो आपके अंदर वाटर की रेगुलेशन नहीं होगी, और जब वाटर की रेगुलेशन नहीं होगी तो आपकी बहुत से केमिकल प्रोसेसेस जो है आपकी लिविंग बॉडी के अंदर हो रही हैं तो वो रुक जाएंगे। इसलिए जो हार्मोन्स है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों ने डिफरेंट यानी कि पढ़ा होगा कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स वगैरह, वो भी एक दूसरे की तरफ ये हार्मोन्स के थ्रू ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो हार्मोन्स नहीं होंगे तो फिर यानी कि उनमें कोई अट्रैक्शन, सेंस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स बेटे मोनोमर्स यानी से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन्स सिंगल, सेक्राइड सेक्रोन से निकला है जिसका मतलब होता है स्वीटर। यानी कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर सिंपली मोनोमर्स विच आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल शुगर। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, ग्लूकोज है हमारे पास, सुक्रोज है, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसेक्राइड्स होती हैं यानी कि जो कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर यानी कि एक ही शुगर पर कंसिस्ट होती हैं। इसके अब डिफरेंट मोनोमर्स यानी मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलती जाती हैं और फिर वो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स बनाती हैं। डिफाइन आप लोगों को समझ आ गई होगी। मोनोसेक्राइड्स द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोनोमर। Disaccharides the type of carbohydrates which is consist of two monosaccharides। ये हो जाएगी हमारे पास डाइसेक्राइड, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास सुक्रोज, ये जो शुगर कैन में भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पॉलीसेक्राइड्स द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। बेटे जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स है उसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास 2 से 7 तक, हम उसको डाइसेक्राइड्स में ही कंसिडर करते हैं। डाइसेक्राइड्स हम 2 वाले को कहते हैं, लेकिन इसकी जो ये 7 तक समटाइम्स इसकी लेंथ चली जाती है, यानी कि वो सेम तरह की हो जाए लेकिन दो आपस में जॉइंट हो जाए। पॉलीसेक्राइड्स यानी कि जब एक से ज्यादा हो जाए तो फिर हम उन्हें कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स, यानी
कि डिफरेंट तरह के। अब पॉलीसेकेराइड्स जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अमाइलोज इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन बेटे ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट का ये जो तना होता है, स्टेम होता है, ग्रीन वाला पार्ट, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बेटे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए से आती है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कंसिस्टिंग होते हैं। क्लोरोफिल इन प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पास क्लोरोफिल है प्लांट्स के लीव्स में जो प्रेजेंट होता है बेटे, ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, और उस फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं में ही होती है, यानी कि उन प्लांट्स में होगी जो कि ग्रीन होती हैं, क्योंकि ग्रीन इज द सिंबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स में यानी कि अलाउ करते हैं टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का जो बेटे प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन के उल्ट है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के अमल में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करवाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स में क्योंकि बेटे रेस्पिरेशन भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, तो ये जो दोनों प्रोसेस है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो जाती हैं। इसलिए प्लांट्स को बाहर वाले इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो उनको ऑक्सीजन मिल रही होती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। प्लांट्स ट्रांसफॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन है इन सिंपल ये प्लांट्स के अंदर होती है, क्योंकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और हम इनसे ऑब्टेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वही दोबारा बात हो रही है कि ये एनर्जी सोर्स हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स फॉर्म पार्ट ऑफ, ये ऑफ डबल बार 2 बार लिखा गया, सॉरी बेटे। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डीएनए एंड आरएनए उसका भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। डीएनए एंड आरएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी हमारे पास पहले भी मैंने बात की थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एब्रीवेशन है। आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड तो आपको आता ही होगा लिखना। अब जो हमारे पास बेटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ भी जॉइंट होते हैं, और जहाँ यानी कि वो फिर हमारी बॉडी की मेडिएटिंग में यानी कि प्रोसेस को फास्ट करने में भी की रोल प्ले करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। सेकंड हमारे पास बायोमोलिक्यूल है, दैट इज़ प्रोटीन। बेटे मैंने इसकी डिफाइन नहीं लिखी, क्योंकि मैं आपको ये असाइनमेंट देना चाह रही थी। जिस तरह से बेटे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उसकी डिफाइंस लिखी हैं, एक दो डिफाइन आपने लिखनी है, उसकी एग्जाम्पल देनी है। तो ये आपकी प्रोटीन लिपिड यानी कि बाकी 3 वाली ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट होगी। आपने क्या करना है, प्रोटीन की डिफाइन लिखनी है और ये किस किस में प्रेजेंट होती है, 3 एग्जाम्पल्स आपने लिख देनी है। और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि बेटे ये बताना है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। ये मुझे आप लोगों ने असाइनमेंट के फॉर्म में देना है प्रोटीन का। अब ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जो हमारे पास प्रोटीन है बेटे ये भी इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। ये हमारे हेयर्स, मसल्स, सेलुलर मैसेंजर्स, यानी कि सेलुलर मैसेंजर से मुराद यहाँ पे इंजाइम्स हो रही है, इंजाइम्स की बात हो रही है। एंटीबॉडीज हर एक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बाकी चीज़ों का तो आपको पता ही होगा, हेयर, नेल्स, ब्लड, ब्रेन नर्व्स, इंजाइम्स, मसल्स, इन सब का आपको पता होगा। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं बेटे, एंटीबॉडीज़ हमारे पास बॉडी डिफेंडर होते हैं। हम लोगों ने सुना होगा ना कि अक्सर जो बच्चे हैं उनमें यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम होती है, जो जिस तरह थोड़े से बड़े होते जाए उनमें जो ये पावर है वो ज़्यादा होती जाती है। तो एंटीबॉडीज़ बेटे इस तरह से वह ऑलमोस्ट वाई टाइप के मॉलिक्यूल होती हैं। इन पे क्या होता है कि जब कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह आके अटैक करता है तो ये उनके साथ इस तरह से अपनी बॉन्डिंग बना लेती हैं, बॉन्ड बना के उसको किल कर देती हैं। उसको किल करके
फिर यानी कि माइक्रोफेज के ज़रिए से, माइक्रोफेज एक स्टेज होती है एंटीबॉडीज के डिफेंस मैकेनिज्म में, उसके ज़रिए से फिर ये स्किन से आउट कर देती हैं। होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है, यहाँ पे आके कोई भी वायरस लगाए, यहाँ पे वायरस आके अटैच होना चाहे, वायरस या बैक्टीरिया कोई भी, तो ये यहाँ पे जल्दी से बॉडी के जो बेटे एंटीबॉडीज़ हैं वो आएंगी, वो इसकी तरफ रश करेंगी जल्दी से, यानी कि वो इसकी तरफ दौड़ के आएंगी जहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया अटैक करने लगा है, तो इसके गिर्द जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर लेंगी। कवर करने के बाद इसकी वो करेंगी ब्रेक डाउन अच्छे से, यानी कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह करेंगी, कुटेंगी उसको, फिर वो यहाँ से ताकि चला जाए। तो फिर जब यानी कि उसको मारते हुए उन्होंने करना क्या है, जो आपकी बॉडी का पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा। ये समटाइम्स आप लोगों ने देखा हो, ये पिंपल वगैरह भी जब बनता है तो यानी वहाँ पे वो येलो कलर का स्पॉट जो है वो ऊपर हो जाता है, तो वो इंडिकेशन होती है डेड सेल्स की, यानी कि वो जर्म्स वगैरह जो होते हैं। फिर ये जब बॉडी का पार्ट ऊपर हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी स्किन क्या करती है, वो अपने सेल्स को पैगाम भेजती है कि यहाँ से इस वाले हिस्से को सेपरेट कर दे और यहाँ पे अलग से लेदर से कवरिंग बनाना शुरू कर दे। फिर जब वो कवरिंग यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी जो स्किन है उसकी रीजनरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, वो कवरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो ये एंटीबॉडीज का रोल है सिंपली। और ये एंटीबॉडीज जो है वो इन सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। Antibodies are the proteins that help defend your body against foreign invaders. Foreign invaders यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए ना काबिले बर्दाश्त हो, यानी कि जो हमारे लिए अच्छी ना हो, अनफिट हो, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, इंजाइम्स का तो आप लोगों को पता है। सेलुलर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या होते हैं बेटे, कुछ हमारे अंदर ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था डीएनए और आरएनए जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हेरिडिटी मटेरियल जिसने पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में यानी कि इंफॉर्मेशंस को लेके जाना होता है, तो वो उस प्रोसेस में इन मॉलिक्यूल्स ने उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना होता है। तब वो जो कॉपी का जो काम है ना, हम उससे कहते हैं कि सेलुलर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो काम करते हैं, यानी कि जो कि सेल की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो वो सारे भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लाइक जीन्स वगैरह। अब हमारे पास सेलुलर मैसेंजर कैसे हैं, किसे कहते हैं कि हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन होती है बच्चों। फॉर एग्जांपल हम कभी हाथ सेक रहे हो हीटर के आगे, तो जब हीट ज़्यादा होने लगे तो हम जल्दी से हाथ को पीछे खींच लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारी स्किन में जो जल्दी से उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। हमें ऐसी स्टिमुलाई मिलती है कि हम उसको फिर यानी कि हम फील करते हैं कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, तो फिर हमारे बॉडी से यानी कि हमारे ब्रेन से एक मैसेज आता है कि यहाँ से इस चीज़ को जल्दी से रिमूव कर लिया जाए। तो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो ये पैगाम देते हैं, यानी कि उस चीज़ को रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और वो जो रिसेप्टर है वो भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। लिपिड्स, प्यारी प्यारी चीज़ें देखिए, अब आपको भूख ना लग गई हो बेटे, जो लिपिड्स है मैंने आपको पहले बता दिया था, इसके हमारे पास ये दो तरह की होते हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं हमारे पास और ये अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसकी डिफाइन भी आपने खुद लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, और ये बताना कि एक लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने किलो कैलोरीज एनर्जी के मौजूद होती हैं, ये आपने मुझे बताना है। न्यूक्लिक एसिड, ये ना मैंने भी इनको थोड़ा यानी कि थोड़ा थोड़ा बस आपको ओवरव्यू दिया है इन चीज़ों का, क्योंकि ये आपका डिटेल्ड सिलेबस में शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री था, इसलिए इन सारे मॉलिक्यूल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना ज़रूरी था। न्यूक्लिक एसिड का मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास हेरिडिटी मटीरियल है, डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंट हार्मोन्स भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स में से बेटे आप लोग ना किसी भी 2-3 का नाम याद रख लें, जैसे कि एंटीडायरेटिक हार्मोन का मैंने बता दिया, थायराइड का आप याद रख लें, यानी कि जो आपको इनमें से इजी लगे आप उनका नाम याद रख सकते हैं। पेंक्रियाज का याद रख लें, वो तो आप लोगों के लिए इजी है। और ये हमारे पास डिफरेंट एक सर्विंग चार्ट मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि आपको पता चले कि फ्रूट्स वगैरह से आप कितनी एनर्जी ले सकती हैं, और यानी कि कौन सी आप चीज़ खाएंगे तो आपको कितनी एनर्जी मिल सकती है। सो हेयर इट्स द एंड ऑफ लेक्चर बेटे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन इसमें रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, देन यू मे आस्क मी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।